हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे इस वीडियो में हम हमारे 2019 जुलाई का जो सीटेट के मैथ्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस के डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपके साथ जो भी इनके जो फॉर्मूलाज हैं उनकी भी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, ताकि आपका साथ साथ एक क्विक रिवीजन भी उस टॉपिक की हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 194 मीटर स्क्वायर। जो हमारे क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है, 194 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स लेंथ इज 8 मीटर, अगर उसकी जो लेंथ है वो 8 मीटर है और ब्रेड्थ उसकी 6 मीटर है, तो देन व्हाट इज इट्स वॉल्यूम इन मीटर स्क्वायर। उसकी हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, उसकी लेंथ बता रखी है 8 मीटर है, ब्रेड्थ बता रखी है, तो उसका वॉल्यूम जो है हमें निकालना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए अगर हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। हम हमें पता है वॉल्यूम ऑफ हमारा क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब हमारे पास लेंथ दे रखी है हमारी 8 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है हमारी 6 मीटर और हाइट हमें पता नहीं है। लेकिन हमें क्या गिवन है, हमारा टोटल सरफेस एरिया जो कि क्या है 194 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस क्या है 194 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है, टोटल सरफेस एरिया, उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, हमारी हाइट क्या है। तो टोटल सरफेस ऑफ हमारा क्यूबॉइड का क्या है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। टोटल सरफेस क्या है 194 is equal to 2, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 इंटू 6, ब्रेड्थ क्या दे रखिए 6, हाइट हमें पता नहीं, उसको हमने एच ही मान लिया, हाइट पता नहीं एच ही मान लेते हैं, एल क्या है ए। सारे जो भी हमें गिवन वैल्यूज हैं उनको हमने हमारे फॉर्मूला में पुट कर दिया। 194 इज इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा 48 प्लस 6h प्लस 8h। 194 इज इक्वल टू 2, 48 प्लस 14h। अब हमारी ब्रैकेट हम खोल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये 96 प्लस 28h। वेरिएबल्स और जो कांस्टेंट है इनको अलग कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 194 माइनस 96। तो ये आपका आ जाएगा 28, तो h आ जाएगा हमारा 98 अपॉन 28। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 4 सा 7 1 सा 7/2 और हाइट क्या आ गई हमारी 3.5 मीटर। हाइट निकल आई, लेंथ ब्रेड्थ हमें है, तो वॉल्यूम क्यूबॉइड हम इजीली निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच के फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे 8 इंटू 6 इंटू 3.5। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 168 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट 126, सेकेंड 168, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 168 मीटर स्क्वायर। अब बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, दो फॉर्मूलेज हमारे हमने यूज़ किए, क्योंकि हमें गिवन क्या था, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का गिवन था, उसकी लेंथ गिवन थी, ब्रेड्थ गिवन थी, और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो हमें पहले वॉल्यूम निकालने के लिए हम पहले उसकी क्या निकालेंगे, हाइट नहीं है हमारे पास, तो पहले हम क्या निकालेंगे, हाइट। हाइट को यूज करके फिर हम क्या निकाल लेंगे, उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हमें ट्रेपीजियम दिया है, उसका जो एरिया है वो गिवन है हमें 105, और उसकी जो हाइट है वो क्या है 7 सेंटीमीटर। If one of the parallel side is longer than other side by the 6 centimeter, then the length of the longer side in centimeter is। अगर क्या कह रहा है, अगर one of the parallel side जो है is longer than, एक उसकी पैरेलल साइड जो है दूसरे से लॉन्गर है बाय कितने से, बाय 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ क्या होगी, हमें क्या निकालनी है, लॉन्गर साइड की। अगर हम हमारे पहले एक ट्रेपीजियम की फिगर हम बनाते हैं, आपको पता चल जाएगा ट्रेपीजियम कैसा होता है।
ये क्या होता है, इस तरह से हमारा ट्रेपीजियम होता है। ठीक है, अब एक साइड इसकी पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये होती है इसकी पैरेलल साइड। अब वो क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन अदर बाय 6। अगर ये x है तो दूसरी से कितने लॉन्गर है, x प्लस 6 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी दी हुई है हमें, 7 सेंटीमीटर। तो उसकी हाइट जो हमें दे रखी है डेट इज 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालनी है, हमारी लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड। और एरिया भी हमें दिया हुआ है ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना दे रखा है हमें, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हमारी हाइट, कि किसका हाफ ऑफ क्या करते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हमारी क्या है पैरेलल साइड्स है, इनटू हाइट, जो इसकी हाइट गिवन है हमें ट्रेपीजियम की। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया कितना दिया हमें 105, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब एक को हमने क्या माना x, दूसरी उससे क्या है 6 ज़्यादा, इनका क्या कर देंगे हम सम कर देंगे, इनटू हाइट, हाइट क्या दी है 7। तो क्या आ गया ये 105/2, 2x प्लस 6 इंटू 7। तो क्या आ गया 1/5, ब्रैकेट हम खोल लेते हैं हमारी, 14x प्लस हमारा 42/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 210 14x प्लस 42, कॉन्स्टेंट वेरिएबल लग कर देंगे, 42 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया ये 68। तो 168 अपॉन क्या आ जाएगा 4, सो x हमारा क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारी जो वन ऑफ द साइड है x क्या है 12 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन अदर बाय 6, दूसरी क्या है इससे लॉन्गर है, तो ये साइड क्या हो जाएगी x प्लस 6, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, इसकी क्या है, ये वाली साइड हमारी 12 सेंटीमीटर है, और ये वाली क्या है हमारी 18 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड, हमारी जो लॉन्गर साइड है, तो लॉन्गर साइड कौन सी है हमारी, क्या थी 18 सेंटीमीटर, तो 18 क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका 18 सेंटीमीटर जो है हमारी लॉन्गर साइड की जो है लेंथ है। बेसिकली हमने जस्ट उसका फॉर्मूला यूज़ किया एग्जाम्पशन की, कि एक को हमने सोच कर लिया x, दूसरी उससे 6 ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगी x प्लस 6, उनको हमारे फॉर्मूले में पुट की, x की वैल्यू निकाली, x की पता चल जाएगी, दूसरी क्या है उससे 6 ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The curved surface area of the right circular cylinder of base 3 cm is 94.2 cm square। जो हमें क्या दे रखा है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका बेस क्या है 3 सेंटीमीटर, उस बेस का रेडियस है, उसका कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है हमें 94.2, द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सिलेंडर, हमें क्या निकालना है उसका, हमें वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है। चलो शुरू करते हैं। क्या दे रखा है हमें, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये क्या दे रखा है, उसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है हमें 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस तो हमें गिवन है, लेकिन हमें क्या चाहिए हाइट चाहिए, पर हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है और रेडियस गिवन है, तो हाइट निकल जाएगी। तो पहले हम क्या निकालेंगे हमारी हाइट, तो हम क्या यूज़ करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमारा जो सिलेंडर है वो कितना है, कितना होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर 2 पाई आर एच। तो एच किसके इक्वल हो जाएगा
एच अगर निकालना है 2 पाई आर को मैं उस साइड लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा आपका। तो कर्व सरफेस एरिया कितना 94.2 अपॉन 2 पाई आर कितना दिया हुआ है हमारा 3, तो क्या आ गया ये 94.2 अपॉन 6 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं भी पाई को एज इट इज रहने देती हूँ, सीधा हम इसको वॉल्यूम में ऐसे ही यूज कर लेंगे। वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर क्या है 3 का स्क्वायर हाइट 94.2 अपॉन 6 पाई, पाई से पाई हमारी क्या होगी कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 942 में डेसिमल हटा दिया 60, ये हमारा गया 3 के टेबल पे, हम इसको काट देते हैं। तो ये आ गया आपका 141.3 सेंटीमीटर क्यूबिक। एरिया की यूनिट हमारी क्या होती है स्क्वायर, और वॉल्यूम के केस में क्यूबिक। तो क्या आ गया इसकी वैल्यू आपकी 141.3 जो है आपका, उसका क्या है वॉल्यूम है। सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए जो सा हमें डिमेंशन नहीं गिवन था उसको हमने कर्व सरफेस एरिया की हेल्प से जो है निकाला है, फिर उसको हमने जो हमारा एच हमने यूज करके फिर हमारा क्या निकाल लिया, हमारा वॉल्यूम निकाल लिया। तो ऑप्शन 144.3 क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर जो है 1, ये हमारा क्या है इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहा है, इफ x had added to each of these numbers the numbers to obtain this order are in proportion। अगर मैं ये जो गिवन नंबर्स हैं उसमें x ऐड कर दूँ तो मेरे नंबर्स किस में हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जो आपको एक एक्सप्रेशन दिया है हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या दे रखे हैं, अब ये नंबर्स हैं 14, 12, 34 एंड 30। वो क्या कह रहा है इसमें, अगर मैं हम क्या ऐड कर दें x, तो हमारे ये जो नंबर्स हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। प्रोपोर्शन में होने के लिए क्या मतलब है, आपका a अपॉन b किसके इक्वल हो जाएगा, c अपॉन d के इक्वल हो जाएगा। दोनों की जो रेशियो हो जाएगी नंबर्स की वो क्या हो जाएगी, इक्वल। तो हमारे नंबर्स क्या बन गए, उन सब में मैंने x को ऐड कर दिया, 14 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स, 34 प्लस एक्स एंड 30 प्लस एक्स। तो क्या कह रहे हैं कि वो अभी किस में आ गए हैं, अगर उनमें x ऐड कर दिया तो नंबर क्या हो गए हैं आपके प्रोपोर्शनल। तो हमारे ये बन की इक्वेशन, इसको हमने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्यों हम इसमें हम क्या करेंगे, हमारे क्या निकालेंगे x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो हमें इसमें क्या चाहिए x की वैल्यू। तो हम ये जो हमारी कंडीशन बनी है जिससे नंबर x को ऐड करने से कि वो प्रोपोर्शन हो गए हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारी x की जो है वैल्यू को हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, अब हमारी ब्रैकेट्स खोल लेंगे, 1420 प्लस 14x प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा। अब हमारी राइट साइड भी जो है हम इसी तरह से क्या करेंगे, खोल लेंगे हमारी जो राइट हैंड साइड है, तो ये आ जाएगा 34 इंटू 12, तो ये आ गया 408 प्लस 34x प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड एक्स स्क्वायर है, साइन सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या रह गया 420, वेरिएबल्स मैंने इकट्ठे कर लिए, तो क्या आ गया ये 44x इज इक्वल टू 408 प्लस 46x, तो ये आ गया 44x माइनस, वेरिएबल्स एक साइड लेगी और हमारे कॉन्स्टेंट्स हमने एक साइड ले ली, तो क्या आ गया -2x इज इक्वल टू -12। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई। जो हमारी कंडीशन बनी है x इसमें ऐड करने में, उसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, हमारे x की वैल्यू। अब वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
12x प्लस 9, तो क्या आ जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस 9। एक्सप्रेशन में हमने x की वैल्यू जो है डाल दिया, तो क्या आ गया ये 72 प्लस 9 डेट इज 81। हमें पता है 81 किसका का हमारा जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है 9, तो इसकी वैल्यू की एक्सप्रेशन क्या आ गई 9। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 9। इसमें बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल हमने नंबर सेट किए। नंबर सेट करने पे वो क्या कह रहा है कि वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा, प्रोपोर्शन में कंडीशन से हमारी x की वैल्यू निकल गई और उसको हमने डायरेक्टली हमारे एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई है, वी हैव टू चेक इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट है। A regular polygon of 10 sides has a 10 lines of symmetry। हमें कोई रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, अगर उसकी 10 साइड्स हैं तो उसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, 10 साइड्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। नेक्स्ट, अ सर्कल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्कल में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। नेक्स्ट, एन एंगल हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। एंगल में हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। A regular hexagon has only 4 line of symmetry। जो एक रेगुलर हेक्सागन है उसमें सिर्फ 4 लाइंस 4 लाइंस ऑफ हमारी जो है क्या होती है सिमेट्री होती है। अगर अब हम बात करें हमारे पहले ऑप्शन की, वो क्या कह रहे हैं कि रेगुलर पॉलीगन है। पॉलीगन बेसिकली आपकी क्या होती है, एक क्लोज्ड फिगर होती है, उसकी 10 साइड्स हैं, तो उसमें क्या होंगी 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। तो अगर हम देखिए कोई हमारी फिगर है, अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि जैसे कोई शेप हमने ले रखी है, मैं अगर स्क्वायर ही मान लेती हूँ, ठीक है, इसकी क्या है, ये भी एक पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। अगर अगर हम इसके हम सेंटर से क्या करें, फोल्ड करें, तो एक बार मैं इसको कैसे फोल्ड कर सकती हूँ, इस तरह से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, दो इसके इक्वल हाफ्स बन गए, दोनों की आइडेंटिकल शेप्स हैं। इस तरह से डिवाइड करूँगी तो भी क्या है हमारे जो है आइडेंटिकल शेप्स हैं। इस तरह से डिवाइड करेंगे तो भी क्या है आइडेंटिकल है, ये क्या है तो भी क्या है आइडेंटिकल्स हैं। दैट मीन्स इसमें कितनी साइड्स ऑफ सिमेट्री है हमारी 1 2 3 एंड 4, और सबके एरियाज क्या हैं जो है शेप्स के हैं आइडेंटिकल हैं। तो इसी तरह से अगर कोई पॉलीगन ली उसमें 10 साइड्स ली और अगर उस सेंटर से मैं उसको डिवाइड करूँ, लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या है, एक हमारी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि आपकी गिवन फिगर को दो इक्वल हाफ्स जो उसके होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे जो दो इक्वल हाफ्स थे वो कैसे थे, बिल्कुल सेम थे, तो दोनों हाफ्स जो हैं उसके बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। तो अगर इसी तरह से अगर मैं कोई पॉलीगन ले ली उसमें 10 साइड्स हैं तो उसकी कितनी जो है हो जाएंगी हमारी 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री ही उसमें क्या होंगी। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है हमारी ट्रू है। अब बाकी देखिए मैं फिर भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। और सर्कल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि बिल्कुल फॉल्स है। अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ, सर्कल के सेंटर से हमें पता है कि हम उसकी इन्फिनाइटली जो है रेडियस बना सकते हैं, और जितने रेडियस बनाएं मैं वहाँ से हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से पहले कट किया तो ये दोनों इक्वल हाफ्स में होगी, फिर मैंने यहाँ से कट किया, फोल्ड करेंगे तो भी दो इक्वल हाफ ही हैं, फिर मैंने इसको हम जितने मर्जी रेडियस से करते रहे तो जितने बार भी हमारा जो एरिया है वो सेक्टर्स बनते जाएंगे, उनके एरिया हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन सर्कल ये क्या कह रहा है कि सर्कल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज रॉन्ग। एन एंगल हैज़ अ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एक एंगल बनाया, अब हमें पता है एंगल में जब हम बाइसेक्टर बनाते हैं तो बाइसेक्टर क्या करता है, उसको इक्वल हाफ्स में करता है, तो दैट मीन्स जो आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है वो भी क्या है, एक बाइसेक्टर ही है, बिकॉज बाइसेक्टर दोनों में लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्या करती है, आपके गिवन जो भी शेप है उसको दो इक्वल पार्ट्स ऑफ में डिवाइड करते, तो एंगल में क्या होगी सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। A regular hexagon has only 4 line of symmetry। अगर मैं रेगुलर हेक्सागन बनाऊं तो ये आपका हो गया 2 3 4 5 6, तो एक हमारी इस तरह से भी हम उसको काट सकते हैं, तो भी हमारी क्या है आइडेंटिकल शेप्स हैं। एक मैं अगर ऐसे काटूं तो भी हमारी क्या है आइडेंटिकल शेप्स हैं, इस तरह से भी मैं काट सकती हूँ इधर से। तो इसी तरह से अगर हम काटेंगे तो हमारा जो है उसमें 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आएगी, क्योंकि 6 साइड्स हैं उतनी ही उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी, लेकिन ये क्या कह रहा है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो दैट मीन्स ये भी रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, रेगुलर पॉलीगन जितनी उसमें साइड्स हैं उतनी उसमें क्या होंगी पॉलीगन सिमेट्री। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन
फर्स्ट दैट इज अ रेगुलर पॉलीगन जो है उसकी 10 साइड्स हैं, उसमें 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री ही होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है जो कि सेटिस्फाई करे इन बाकी में से किसी इक्वेशन को भी। तो पहले हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर देखेंगे जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो किन इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करती है। वो क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन को वो और सेटिस्फाई करेगी। तो हम कर पहले हम अपनी इस गिवन में से x की वैल्यू निकालते हैं। तो ब्रैकेट्स हम खोल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 10x प्लस 60 प्लस 8x माइनस 24 प्लस 25x माइनस 20। हमारे x की टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, 10x प्लस 8x माइनस 25x, और उस साइड हमारे सारे कॉन्स्टेंट्स माइनस 20, यहाँ प्लस 60 हो जाके माइनस 60 प्लस 24, क्या आ गया 18x माइनस 25x माइनस 80 प्लस 24। तो ये क्या आ गया माइनस 7x माइनस 56। तो क्या आ गया x किसके इक्वल आ गया 8 के इक्वल। तो अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। तो हम हिट एंड ट्रायल से करके देखेंगे। पहले अपनी फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं 2, क्या आ गया 324 माइनस 5 आ गया 16 प्लस 1, तो ये आ गया 17, 3 इंटू ये आ गया आपका 19। यहीं से पता चल रहा है ये बड़ा होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेटिस्फाई मीन्स अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हमारा लेफ्ट और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी इक्वल। तो हम बाकी इक्वेशंस में डाल के देखते हैं। 2 8 प्लस 3 5 8 माइनस 5 प्लस 4, क्या आ गया 2 प्लस इंटू 11 5 इंटू 3 प्लस 4, तो ये क्या आ गया 22, ये आ गया 15 प्लस 4 19, नॉट इक्वल, तो इसमें भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगले में डाल के देखते हैं 5 3 15 2 10 प्लस 5, लेफ्ट और राइट हैंड इक्वल, तो डैट मीन्स इस इक्वेशन में जो हमारी है x की जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट what should be subtracted from this to obtain this। इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये मान मिल जाए। तो हम क्या मान लेते हैं, जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है वो है m। अगर m को हम इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा ये। सो इक्वेशन क्या बन गई 5y माइनस 13x माइनस 8a माइनस m करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 11x माइनस 16y प्लस 7a। तो यहाँ से माइनस एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, उससे उधर लेके जाएंगे एक्सप्रेशन को, तो उसकी जो है ये प्लस एक्सप्रेशन, तो ये हो जाएगा माइनस में चेंज, माइनस 5y माइनस 13x माइनस 8a 11x माइनस 16y प्लस 7a, ब्रैकेट के बाद साइन चेंज हो जाएंगे हमारे, ये आ गया प्लस 8a 4x, और ये आ गया हमारा माइनस 16y माइनस 21y प्लस 15a। अब यहाँ हमने माइनस ए लिया, यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए m की। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो m क्या आ गया 21y माइनस 24x माइनस 15a, हमने रीअरेंज कर दिया तो ये आ गया हमारा 21y माइनस 24x माइनस 15a। तो
ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। सिंपली हमने जिसको सब्ट्रैक्ट करना था उसको हमने m मान लिया, तो अगर हम उसको हमारे गिवन एक्सप्रेशन 5y माइनस 30x-8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 11x माइनस 16y प्लस 7a। वहाँ से हमने हमारा अलजेब्रा एक्सप्रेशन बनाया और हम की क्या निकाल दी, हमने वैल्यू निकाल दी। ठीक है जी, तो अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement is correct regarding children coming to school from the rural areas in the context of mathematics? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है रिगार्डिंग किन बच्चों के बारे में जो कि कहाँ से आ रहे हैं, जो स्कूल आ रहे हैं रूरल एरिया में से, गाँव विलेजेस एरिया में से, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन द रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स में। फर्स्ट, दे मे हैव अ रिच ऑरल मैथमेटिकल ट्रेडिशंस एंड द नॉलेज। उनमें क्या होगी, और उनके पास जो ओरली मैथमेटिकल ट्रेडिशंस और जो नॉलेज है वो होगी। दे डोंट नो एनी मैथमेटिक्स, उन्हें मैथमेटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। दे हैव अ पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स इन मैथमेटिक्स, जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है मैथमेटिक्स में, जिस लैंग्वेज ऑफ हम कहते हैं कि जैसे अगर किसी स्टेटमेंट को हमने करना है जो है मैथमेटिकली, उसको कैसे हम उसको कम्युनिकेट करेंगे, उसको किस लैंग्वेज में डिस्क्राइब करेंगे, तो उसमें उनकी कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है मैथमेटिक्स में। दे नीड नॉट लर्न फॉर्मल मैथमेटिक एज इट इज़ नो ऑफ यूज टू दैम। उनको कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ने की, कि उन्हें इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे रूरल बच्चे जो हैं, जो कि स्कूल आ रहे हैं विलेज एरिया से, तो उनका किसके कंटैक्ट्स में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी सही है। अब वो क्या कह रहा है, मैं मेरे लास्ट ऑप्शन की बात करूँ, दे डी नोट लर्न फॉर्मल मैथमेटिक्स एट इट इज़ ऑफ नो यूज टू टैम। वो क्या कह रहा है कि उनको फॉर्मल मैथमेटिक्स, प्रॉपर मैथमेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको इस चीज़ की कुछ भी ज़रूरत नहीं आएगी, कोई भी उनको इस चीज़ का काम में नहीं आएगा, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनको कोई नीड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जो कहते हैं कि हमारा जो मैथमेटिक्स है वो सबके लिए है, उसका जो करिकुलम है, अगर एनसीएफ की बात करें तो जो मैथमेटिक्स है इट इज़ फॉर एवरीवन, इट इज़ रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, चाहे वो बच्चा रूरल से आ रहा है, विलेज चाहे अर्बन एरिया से आ रहा है, चाहे किसी भी लैंग्वेज उनकी जो है, चाहे कुछ भी है, तो मैथमेटिक्स सबके लिए इक्वल है। सो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, दे हैव अ पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स इन मैथमेटिक्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स तो अर्बन बच्चे में भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि जो रूरल एरिया से बच्चे आ रहे हैं उनकी मैथमेटिक्स में जो है उसके स्टेटमेंट्स को डिफाइन करने में जो है उनकी स्किल्स हैं वो पुअर होंगी। सो दैट मीन्स ये क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। दे डोंट नो एनी मैथमेटिक्स, उनको मैथमेटिक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें जो हमारा मैथमेटिक्स है उसकी एक डेली लाइफ में काफ़ी यूटिलिटी है, उनको काफ़ी चीज़ों में जो हमारा मैथमेटिक्स रियल लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मनी के कंसेप्ट, हमारे टाइम के कंसेप्ट, हमारे स्पीड डिस्टेंस मेजरमेंट के कंसेप्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज़ रॉन्ग। दे मे हैव, next option is they may have rich and ओरल मैथमेटिक ट्रेडिशंस एंड नॉलेज। येस, इट इज़ करेक्ट, क्योंकि विलेजेस में जो है बच्चे जो है अपने डेली जो है काफ़ी कुछ सीख के आते हैं, क्योंकि हम घर पे हम टाइम का कंसेप्ट सीखते हैं, हम डेली अपने उसमें मनी जो है मनी यूज़ करके करते हैं। तो येस, उनको ओरली जो है काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पे उनको उसने वेट एंड मास एंड वेट के काफ़ी उन्होंने कंसेप्ट किए होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनमें काफ़ी जो है मैथमेटिकल नॉलेज होती है। तो डैट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1, कि उनमें काफ़ी जो ऑरली मैथमेटिकल ट्रेडिशंस और नॉलेज जो है वो होती है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्सियम्स आर प्रोपोजिशंस विच आर एज्यूम्स। एक्सियम्स क्या है, प्रोपोजिशंस हैं जिनको हम एज्यूम करते हैं। एक्सियम्स आर स्पेशल थ्योरम्स। एक्सियम्स आर डेफिनेशंस। एक्सियम व्हेन प्रूव्स बिकम थ्योरम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सी जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। तो अगर हम बात करें हमारी पहली स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट के बारे में,
तो वो क्या कह रहा है कि एक्सियम्स क्या है, प्रोपोजिशंस हैं जिनको हम क्या मानते हैं, जो कि जिनको हम एज्यूम करते हैं। एक्सियम्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं जो पोस्टुलेट्स हैं जिनको हम मान के चलते हैं कि वो ट्रू हैं, और उनको एज इट इज़ हमारे जो हैं थ्योरम्स वगैरह में हम उनको यूज़ करते हैं। तो डैट मीन्स वो क्या है होती है, हमारी assumptions होती हैं। सो डैट मीन्स क्या है, जो कि एग्जाम्स आर प्रोपोजिशंस जो कि क्या है, जिनको एज्यूम किया जाता है। तो डैट मीन्स ये तो हमारी ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, डैट इज़ करेक्ट। एक्सियम्स क्या है, स्पेशल थ्योरम्स है। थ्योरम्स क्या होती है, हमारी स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम प्रूव करते हैं, लेकिन एक्सियम्स क्या है, जो कि जिनको हम मान के चलते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, जिनको हम जिनके assumptions हम पहले से ही लेके चलते हैं। तो डैट मीन्स उनको कोई वो स्पेशल थ्योरम्स नहीं है, इट इज़ नॉट करेक्ट। एक्सियम्स क्या है, डेफिनेशंस हैं। जो एग्जाम्स क्या है, बेसिकली क्या है, हमारी स्टेटमेंट्स हैं जिनकी हम अजम्पशन लेते हैं, दे आर नॉट अ डेफिनेशंस। तो ये भी क्या है, गलत है। एक्सियम व्हेन प्रूव्स बिकम थ्योरम्स, एग्जाम्स को जब हम प्रूव करते हैं तो वो क्या बन जाती है, थ्योरम्स बन जाती है। लेकिन हम पहले से ही क्या मान रहे हैं कि एग्जाम्स हमारी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, तो इनको हमें प्रूव्स करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो डैट मीन्स इट इज़ रॉन्ग। तो हमारी ओनली करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि एग्जाम्स क्या है, प्रोपोजिशंस हैं, एक स्टेटमेंट्स हैं या पोस्टुलेट्स हैं जिनको हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये ट्रू है, ये करेक्ट है, और इसकी हेल्प से ही हम क्या करते हैं, बेसिकली थ्योरम्स में हम उनको थ्योरम्स को जो है उनके प्रूफ्स निकालते हैं। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, डैट इज़, इसमें से सिर्फ ओनली जो ए स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारी करेक्ट है। ठीक है जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा। Which of the following statement doesn't reflect contemporary view of students error in mathematics? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि रिफ्लेक्ट नहीं करती कंटेम्प्रेरी व्यू ऑफ स्टूडेंट्स का एरर, उनके बच्चों के एरर्स इन मैथमेटिक्स? फर्स्ट, दे आर अ पार्ट ऑफ अ लर्निंग, कि वो एक लर्निंग का ही पार्ट है एरर्स जो है। दे आर अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो एरर है वो एक रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। दे कैन गाइड द टीचर इन प्लानिंग हर क्लासेस, कि वो एरर्स की जो है टीचर्स को गाइड करेंगे कि उनको अपनी जो क्लासेस हैं, जो अपने लेसन प्लान्स हैं, वो कैसे गाइड करने हैं, उनको कैसे बनाने हैं, कैसे प्लान आउट करने हैं। दिस शुड बी ओवरलुक्ड, जो कि है उनको हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको उसको हमें इग्नोर कर देना चाहिए। तो इसमें उससे हमसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती कंटेम्प्रेरी व्यू की, जो है एरर्स का। कंटेम्प्रेरी व्यू हमारा क्या होता है, अब आपका कंटेम्प्रेरी व्यू क्या है, बेसिकली जो प्रेजेंट हमारा जो मैथमेटिक्स का करिकुलम है, या हमारा मैथमेटिक्स है, या इस प्रेजेंट टाइम में जो हम जिस तरह से मैथमेटिक्स को मान के चलते हैं। तो हमारी अगर एनसीएफ की बात करें, या फिर जो हमारी मैथमेटिक्स थ्योरीज कहती हैं कि हमने जो हमारा करिकुलम है वो बच्चों के लिए है, तो उसमें हमने बच्चे को, हमारे कंस्ट्रक्टिविटीज़ थ्योरी की अगर बात करें तो उसमें भी हमने बच्चे को एक एक्टिव लर्नर बताया है। तो उसमें क्या कह रहे हैं, तो उसके जो बच्चे के जो एरर्स हैं तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अगर हम कहें तो प्ले करते हैं। बिकॉज जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा वी डोंट नो कि वो कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहा है। एक एरर करने पे ही हमें कितनी चीज़ें जो है बच्चे के बारे में हमें पता चलती हैं। तो बच्चे हमेशा, हम कहते हैं कि अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या है, अपनी जो हमारे जो एरर्स हैं वो लर्निंग का ही पार्ट है। गलती करेगा तो उसमें से और कुछ उसको चीज़ें सीखने से मिलेंगी। तो जो एरर्स है दे आर रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि बच्चा कहाँ लैग बिहाइंड कर रहा है, कहाँ उसकी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। तो उससे हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं बच्चे के और उस कंसेप्ट से रिलेटेड हमको, कि हाँ अगर हम मेजॉरिटी, अगर हम कह रहे हैं कि बच्चे इस चीज़ में एरर गलती कर रहे हैं, तो डैट मीन्स क्या है कि कुछ ना कुछ हमें हमारी प्लानिंग में रिक्वायरमेंट चाहिए। तो उससे हमारा जो है काफ़ी चीज़ें हमें एरर से पता चलती हैं। सो दे आर अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दे कैन गाइड। तो उस अगर जैसे एरर्स पता चलेंगे तो टीचर्स को जो है हेल्प मिलेगी कि वो कैसे जो है अपने लेसन्स को प्लान करें। तो डैट मीन्स इट इज़ आल्सो करेक्ट। दे शुड बी
ओवरलुक। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हम उसको ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे तो बच्चे की जो कंसेप्ट फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो एक अब जो एक कंसेप्ट है, ऑब्वियसली मैथ्स में हमारी सारी चीज़ें क्या है, इंटरकनेक्ट है, तो उस कंसेप्ट की वजह से कितनी आगे जो चीज़ें हैं जिसमें जो बच्चा है वो लैग बिहाइंड कर जाएगा। तो डैट मीन्स कि हमें जो है उसके जो एरर्स हैं उनको अनदेखा या ओवरलुक नहीं करना चाहिए, हमें उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। सो डैट मीन्स कौन सी चीज़ नहीं गलत है यहाँ पे, डैट इज़ दिस शुड बी ओवरलुक्ड, हमें उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए, हमें पूरी उसकी अटेंशन देनी चाहिए उसके एरर्स के ऊपर। उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने फिर से आगे फर्दर प्लानिंग्स करनी चाहिए, हमारी जो है इनको एज अ सोर्स लेके चलना चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर हमारे कि हमें क्या आगे करवाना है वो लेके चलना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रिगार्डिंग मैथमेटिक्स इज़ ट्रू। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो वो मैथमेटिक्स के व्यू में कौन सी करेक्ट है। मैथमेटिक्स क्या है, एक टूल है। मैथमेटिक्स इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट, एक आर्ट का फॉर्म है। मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स क्या है, एक लैंग्वेज है। तो अगर हम बात करें कि जो मैथमेटिक्स इज़ अ टूल, तो है जो हम मैथमेटिक्स को अगर हम देखें तो हम काफ़ी जगह जो है वो यूज़ करते हैं, फ़िज़िक्स के कहीं काफ़ी जगह हम यूज़ करते हैं। तो उसके कुछ कंसेप्ट को यूज़ कर जो है मैथमेटिक्स में, अगर जब हमने EM वेव्स वगैरह निकाली हैं, या फिर हमारे जो है जो लॉज वगैरह जब हम उसमें डिफ़ाइन करते हैं, कोई डेरिवेशंस हम करते हैं, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हम मैथमेटिक्स को यूज़ करके जो है हम उनको डिफ़ाइन करते हैं। तो बेसिकली क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, एक टूल है जिसके हेल्प से है जो है हम जो हमारे लॉज डिराइव करते हैं, चाहे वो आपके न्यूटन्स के लॉज हैं, आपके फ़िज़िक्स में काफ़ी सारे लॉज हैं, आपके केमिस्ट्री में लॉज हैं, तो उनकी हेल्प से हम उनको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो मैथमेटिक्स आपकी क्या होगी, मैथमेटिक्स क्या है, एक टूल है। मैथमेटिक्स क्या है, एक फॉर्म ऑफ आर्ट है। मैथमेटिक्स एक फॉर्म ऑफ आर्ट कैसे है, जैसे अब हमने 3D फिगर्स बनानी है, तो उसमें क्या है, किसी भी हम फ्लैट सरफेस को अगर हम 3D इल्यूजन देना चाहते हैं, उनको 3D तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम बेसिकली क्या यूज़ कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स क्या है, एक फॉर्म ऑफ आर्ट की तरह भी जो है वो यूज़ होती है। सो दैट इज़ क्या है, हमारी ये भी करेक्ट है। मैथमेटिक्स क्या है, लैंग्वेज है। अब हम डेली लाइफ में अगर हम देखें, अगर जब हम अपने कोई भी हमारे जो सिंबल्स हैं, हमारे प्लस एडिशन माइनस, जब हम इनको एक्सप्रेशंस में लिख रहे हैं, तो वो बेसिकली वो जो सिंबल्स हैं वो क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की एक लैंग्वेज ही है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में कितनी जगह जो है हम यूज़ करते हैं। सो डैट मीन्स मैथमेटिक्स क्या है, एक लैंग्वेज में। मैथमेटिक्स एक टूल भी है, उसकी हेल्प से हम कितनी कुछ चीज़ें, इतने लॉज डिराइव करते हैं। मैथमेटिक्स एक आर्ट्स भी है। आपने मैप्स में, जैसे हम अगर मैप्स में हम डिस्टेंस वगैरह, हम डिफरेंट सिटीज़ उनके एरियाज़ को बना रहे हैं, तो बेसिकली हम वहाँ पे भी क्या यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं। हम डेली लाइफ में कितनी जगह जो है हम उनके जो सिंबल्स हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिंबल्स एक मैथमेटिक्स को सिंबलाइज़ कर रहे हैं। तो एक मैथमेटिक्स हमारी लैंग्वेज भी है। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, A, B एंड C। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन हमारा, टू प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, टीचर बिगिन बाय अज्यूमिंग दैट इट इज़ अ रेशनल नंबर, देन प्रोसीड्स टू शो हाउ दिस अजम्पशन इज़ नॉट फिजिबल। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रूव बाय टीचर। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा √2 है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो टीचर ने पहले कहाँ से स्टार्ट किया, अजम्पशन लेके, अजम्पशन ली, अजम्पशन से उसने प्रोसीड किया, आगे गए टू शो दैट कि टू शो हाउ दिस अजम्पशन इज़ नॉट फिजिबल। फिजिबल ये जो की है, जो वैलिड नहीं है, जो कि आपकी पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है हमारा, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या प्रूव करना था कि वो रैशनल नंबर जो है, हमें इरेशनल नंबर, वो हमारा नंबर है वो रैशनल नंबर नहीं है। तो हमने पहले क्या मान लिया कि वो रैशनल नंबर है और उसको ना होने को हम प्रूव कर रहे हैं। तो डैट मीन्स हमने उसकी क्या ली है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है। जो हमने प्रूव करना है उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ली और उस कॉन्ट्राडिक्टरी सिस्टम को हमने क्या किया, फॉल्स प्रूव कर दिया। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2, बिकॉज हमने यहाँ क्या मान के चला, उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट थी कि इट इज़ अ रैशनल नंबर,
उसको मान के चले और उसको गलत प्रूफ किया तो डैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि अगर हम करें रिड्यूस तो इसमें से हम कुछ फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं कि हाँ कि हमारी स्टेटमेंट से कुछ निकल के आ रहा तो वो भी नहीं है, इसमें हम कुछ वेरीफाई भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने माना कुछ था और उसको हमने गलत प्रूफ किया। इसमें से हम अपना कोई जो है इंड्यूस भी नहीं कर रहे हैं कोई कंसेप्ट को, ठीक है। तो जो हमारी स्टेटमेंट है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 डैट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अब करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। So the next question is, which of the following statements reflects a desirable assessment practice in the context of mathematics learning? इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट है वो दिखा रही है कि जो है हमें असेसमेंट जो है करते वक्त हम मैथ्स लर्निंग में हम वो कर सकते हैं, डाटा इज़ डिज़ायरेबल, जो कि ठीक है उस तरह से बच्चों की लर्निंग की असेसमेंट करनी। First is the holding a conversation in one of the one-to-one discussion with the children can be helpful in assessing in them. Second, assessment should be product oriented and the focus on the right answer of the child. Third, incorrect answers of the children should largely be ignored because we need to focus on the child's strengths. Only paper pencil tasks are suited to assess students because they require the precise answer. तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें इनमें से कौन सी जो है वो एक ठीक है असेसमेंट प्रैक्टिस, अगर हम मैथ्स की लर्निंग में बच्चों को लेकर हम अगर उनकी असेसमेंट कर रहे हैं कि उनकी लर्निंग कहाँ तक पहुँची है, हमने क्या गोल्स अचीव किए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें होल्ड करनी चाहिए, कन्वर्सेशंस बच्चों के साथ करनी चाहिए, 1-to-1 के साथ डिस्कशन होनी चाहिए उनको असेस करने के लिए। ऑब्वियसली जब हम बच्चे के साथ 1-to-1 डिस्कशंस करेंगे तो हमें उसके साथ एक उसकी स्ट्रेंथ्स पता चलेगी, हमें उसके कन्वर्सेशन कम्युनिकेटिव करते वक्त उसकी वीकनेस का पता चलेगा। और जब हम 1-to-1 डिस्कशन करेंगे तो बच्चा भी जो है एक उसके फियर फैक्टर नहीं होगा उसमें कि हाँ कि मेरी जो है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं होगा कि बाकी सब क्या सोचेंगे कि हाँ मेरी ये मिस्टेक्स हैं। तो वो फ्रीली जो है अपने जो व्यूज़ हैं अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकता है। सो डैट इज़ इट इज़ अ गुड सोर्स। अब देखते हैं बाकी में और वो क्या कह रहे हैं, तो उसमें देखेंगे सबसे बेस्ट जो हमें लगेगी। नेक्स्ट इज असेसमेंट शुड बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड फोकस ऑन द राइट आंसर ऑफ द चाइल्ड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मीन्स मतलब हमारा एक जो असेसमेंट है कि हम वो इस तरह से कर रहे हैं कि हमें यही गोल जो है अचीव करना है, इसी चीज़ की तरफ हमें मतलब उसमें से हमें देखना है कि हाँ जो हम चाहते हैं कि इसी चीज़ जो बच्चा है वो प्रॉपर वो करे। और हम सिर्फ उस पर जैसे हम कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चा ये थ्योरम जो है बिल्कुल या यही आंसर जो है वो उसका एग्जैक्टली आना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो कि है एक सिर्फ उसके फोकस करें राइट आंसर पे, बिकॉज हम बेसिकली किस चीज़ पे हमारा फोकस होना चाहिए, उसकी कंसेप्चुअल बनाने में, उसके कंसेप्ट फॉर्मेशन पे जो है हमें फोकस करना। तो ये नहीं हो सकता इनकरेक्ट जो आंसर्स हैं उनको इग्नोर करें बिकॉज हमें स्ट्रेंथ पे जो है फोकस करना है। ऐसा भी नहीं हमें करना बिकॉज अगर हम उसके जो है इनकरेक्ट आंसर्स को इग्नोर करते जाएंगे तो जहाँ पे वो मिस्टेक्स हैं, जहाँ वो लैग बिहाइंड करता जा रहा है, तो वो जो क्या है वो चीज़ें बिल्कुल छूटती जाएंगी। तो आगे ये तो है नहीं कि आपकी जो एक चीज़ की है वो दूसरे में हेल्प नहीं है। तो अगर वो एक कंसेप्ट में एक टॉपिक में अगर वो प्रॉब्लम जो उसको आ रही है तो ऑब्वियसली तो है वो उसको आगे भी वो जो है उसकी प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यू होती जाएगी। तो हमें सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ पे ही फोकस नहीं करना, हमें देखना है कहाँ उसकी वीकनेस है, कहाँ कहाँ वो लैग बिहाइंड कर रहा है, उस चीज़ों को भी हमें इम्प्रूव करना है। तो ये भी हमारी एक असेसमेंट प्रैक्टिस नहीं हो सकती। ओनली पेपर पेंसिल टास्क आर सूटेड टू असेस स्टूडेंट बिकॉज दे रिक्वायर द प्रिसाइज आंसर। हमें सिर्फ पेपर पेंसिल टास्क पे ही फोकस करना चाहिए बिकॉज इससे हमें प्रिसाइज आंसर्स जो हैं वो मिलते हैं। ऐसा भी नहीं है बिकॉज हम असेसमेंट में हम जो है डिपेंडिंग अपॉन हमारा टॉपिक कैसा है तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे, हम उनको MCQs पे, हम उसको बहुत सारे टेक्निक्स के थ्रू जो है बच्चे की लर्निंग को असेस करते हैं। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो सब जो डिज़ायरेबल प्रैक्टिस है जो टीचर को करनी चाहिए जब हम मैथ्स की लर्निंग असेस करेंगे, उनके साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन जो है और उनके साथ डिस्कस करके जो है उनको हम असेस कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू ऑफ लर्निंग द मैथमेटिक्स, इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट है वो मैथमेटिक्स को लेकर जो है उनकी लर्निंग को लेकर ट्रू है। फर्स्ट, गर्ल्स नीड एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज दे आर वीकर इन मैथमेटिक्स, जो है गर्ल्स को एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए बिकॉज वो मैथ्स में वीक होती हैं। मैथमेटिक्स क्या है, एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ कुछ लोगों को फॉर सिलेक्टेड फ्यू के लिए ही है। इनफॉर्मल एल्गोरिथम्स आर इन्फीरियर टू द फॉर्मल मैथमेटिक्स, जो है इनफॉर्मल जो एल्गोरिथम्स हैं उनको हम जो है वो ज़्यादा बेटर हैं, इन्फीरियर हैं फॉर्मल मैथमेटिक्स से। एवरी वन कैन लर्न एंड सक्सीड इन मैथमेटिक्स, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट की क्यों ना बात करें तो हम जो हम करिकुलम है वो इस तरह से सेट करते हैं कि हम जो बाइस ना करें, जो हम बायसिंग ना करें सेक्स के विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, विद रिस्पेक्ट टू वो कहाँ से बैकग्राउंड पे आ रहा है। तो हमारा जो करिकुलम है वो सभी तरह के बच्चों के लिए ही है। तो ऑब्वियसली इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो मैथमेटिक्स को लेकर सही है, डैट इज़ हर कोई बच्चा जो है वो लर्न कर सकता है, वो सक्सीड कर सकता है मैथमेटिक्स में। वो डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, डैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो मैथमेटिक्स है अपने आप में वो क्या है कि हर कोई बच्चा लर्न कर सकता है और उसमें सक्सेसफुल हो सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। बिकॉज हम जो है जेंडर बाइसिंग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को एक्स्ट्रा टेंशन चाहिए बिकॉज दे आर वीक इन मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं है। गर्ल्स बहुत अच्छा करती हैं, ये कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं है कि जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए बना है, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज जो हमारा 10th तक है वो क्या है, हमारा जो मैथमेटिक्स है डैट इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। और प्रॉपर जो है हम फॉर्मल मैथ जो हम थ्योरम्स करते हैं तो प्रॉपर उसमें जो है हम जो है स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, एवरी वन कैन लर्न एंड सक्सीड इन मैथमेटिक्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the role of proportional reasoning in understanding the concept related to the ratio and proportional was highlighted by, जो proportional reasoning का जो concept था रेशो और proportion से रिलेटेड, वो किसने जो है वो हाईलाइट किया था, तो वो जो है वो किसने दिया था। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ जॉल्टन डाइनिस, सेकेंड इज़ जीन पाइगट, थर्ड इज़ लेविव विगोस्की एंड फोर्थ इज़ वेन हिल। तो ये जो है रेशो प्रोपोर्शन का जो प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कंसेप्ट था डैट इज़ गिवन बाय द जेन पाइगट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2, डैट इज़ इट इज़ हाईलाइटेड बाय द जीन पाइगट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, student is not able to solve these world problems which involve the transposition in algebra। जो है स्टूडेंट जो है वो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो है ट्रांसपोजिशन अलजेब्रा को लेके वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो इसमें से जो बेस्ट रेमीडियल स्ट्रेटजी क्या होगी, तो कौन सी जो है हम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे जिससे जो हम उसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके। फर्स्ट इज़ गिव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स इन अनदर लैंग्वेज। Explain him or his world problem in the simple language. Explain the concept of equality using the alternate method. Give a lot of a practice question on the transposition of numbers। तो वो क्या कह रहा है कि जो स्टूडेंट है वो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो है ट्रांसपोजिशन इन अलजेब्रा को लेके वो सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो इसमें से हम कौन सी जो है रेमेडियल स्ट्रेटजी क्या होती है, जो हम बच्चे की प्रॉब्लम को लेके जो डायग्नोस जो हमने की है उससे रिलेटेड जो है हम स्ट्रेटजीज जो हैं कौन से स्टेप्स जो लें उस चीज़ को उसकी रेमेडी जो कौन सी करें जो उससे वो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो सके। फर्स्ट क्या है कि उसको हम बहुत सारे जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे वर्ड प्रॉब्लम्स इन अनदर लैंग्वेज, किसी और लैंग्वेज में, या फिर उसको क्या करें एक्सप्लेन करें वर्ड प्रॉब्लम इन सिंगल लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी यूजिंग द ऑल्टरनेट मैथड, इक्वालिटी के कंसेप्ट को किसी और मैथड से समझाने की कोशिश करें। देन गिव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन द ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर्स। ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर्स मीन्स अगर हम पोजीशन को जो है चेंज करते हैं तो किस तरह से हमारा जो नंबर है वो चेंज हो जाता है, उस पर हम जो है उसको क्वेश्चंस दें। तो बेसिकली क्या है, हमें क्या पता चल रहा है कि जो बच्चा जो है वो कहाँ लैग बिहाइंड कर रहा है, कि उसमें उसे अलजेब्रा में कैसे हम जो है ट्रांसपोजिशन करते हैं वो नहीं समझ आ रही, किस तरह से जो आपके नंबर्स जो है वो उनकी चेंज होते हैं, तो उस चीज़ में जो है वो बच्चा लैग कर रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि उसको हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो बेसिकली हमें तो क्या उसकी इंप्रूव करनी है ट्रांसपोजिशंस, तो उसको वर्ड प्रॉब्लम्स किसी और लैंग्वेज में देने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। सो डैट इज़ रॉन्ग। उसको वर्ड प्रॉब्लम जो है सिंपल लैंग्वेज में, डैट इज़ रॉन्ग बिकॉज प्रॉब्लम कहाँ है, उसको ट्रांसपोजिशन में प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट अगर देखें तो गिव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ट्रांसपोजिशन नंबर ये भी नहीं है, बिकॉज उसको कहाँ प्रॉब्लम है, ट्रांसपोजिशन इन अलजेब्रा में। और ट्रांसपोजिशन नंबर्स ऑफ नंबर्स में पता ही है कि कैसे जो है अगर टेंस और वंस हमें दिया है, कोई नंबर है उसमें 2 प्लेसेस हैं, तो यहाँ 42 है, तो अगर मैं इसकी पोजीशन करूँ तो नंबर किस तरह से चेंज हो जाता है, दैट इज़ द ट्रांसपोजिशन नंबर्स। तो हमें तो क्या सिखाना है, ट्रांसपोजिशन अलजेब्रा, तो दिस इज़ आल्सो रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी की कंसेप्ट को हम और किसी और मेथड से जो है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, डैट इज़ हम जो है इसको जो है जो हमारा कंसेप्ट है उसको किसी और मेथड से जो है उसको सिखाने की, किसी एक्टिविटी मेथड से जो है, या उसको किसी कंस्ट्रक्ट मटेरियल को जो यूज़ करके है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कंसेप्ट को। ठीक है जी, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Pre-understanding of mathematics pedagogy encourages teachers to do all of the following. Expect जो contemporary understanding of mathematics pedagogy है वो क्या encourage करते हैं, contemporary means जो हमारी modern जो है हमारा mathematics हम कह सकते हैं, उसकी pedagogy जो है, जो learning teaching practices हैं, वो क्या encourage करती है teachers को करने के लिए। expect this introduce the computation of problems before the development of conceptual understanding, कि हम इंट्रोड्यूस करें कॉम्पिटिशन मीन्स कैसे हमने उसको सॉल्व करना है बिफोर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होने से पहले। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू गेस एंड वेरीफाई द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, कि हम बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें जिससे वो क्या कर सके, जो है गेस कर सके कि कैसे, और मतलब बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो वेरीफाई करें, गेस करें कैसा सोल्यूशन होना चाहिए प्रॉब्लम्स के लिए, क्या हम कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। डेवलप द स्किल ऑफ सिस्टमेटिक रीजनिंग इन स्टूडेंट्स, उनमें कैसे जो रीजनिंग जो है उनमें स्किल जो है इंट्रोड्यूस करें। इनकरेज द एबिलिटी टू अप्रॉक्सीमेट द सोल्यूशंस, उनमें इनकरेज करें कि अपने सोल्यूशंस को अप्रॉक्सीमेट करने की उनको जो है उनको इनकरेज करें कि कैसे उनको अपने सोल्यूशंस को जो है फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली क्या है हमारा इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये भी ज़रूरी है कि हमने बच्चों को इनकरेज करना है कि वो खुद करें, उनमें रीजनिंग की डेवलपिंग जो है हमें जो स्किल्स हैं वो भी हमें क्या करनी है, इंट्रोड्यूस करनी है। तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमें जो है प्रोवाइड करनी कि बच्चे खुद गेस करें और अपने सोल्यूशंस को वेरीफाई करें, तो ये भी हमें करना है। लेकिन अगर हम पहले ही बच्चे को हम ज़्यादा किस पे जोर दे रहे हैं, कंसेप्ट की जगह कि उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ रॉन्ग। अगर हम बच्चे को कंसेप्चुअल करेंगे तो कैलकुलेशन पार्ट वो अपने आप ही कर लेगा। तो एक प्रॉब्लम्स को सिंपल सॉल्व करना, सीधा उसको सॉल्व करवाने पे लेके जाना, उसके पहले की कंसेप्ट बने, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो टीचर को हम क्या कहते हैं कि वो सारी मतलब जो है टीचर्स बाकी देखी उसको क्या करना चाहिए, उसको बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहिए, उनको इंकरेजमेंट उनकी करनी चाहिए, उनकी रीजनिंग स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। सो ये हमारे तीनों ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है। एक्सपेक्ट दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल, कि हम क्या कर रहे हैं, पहले बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करनी, उनकी वैल्यूज़ निकालनी सिखा रहे हैं, रेदर देन कि उसमें उसकी डेवलपमेंट कंसेप्ट जो अंडरस्टैंड है उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसको हम बाद में कर रहे हैं। अगर कंसेप्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी तो बच्चा अपने आप ही उन प्रॉब्लम्स को क्या कर लेगा, सॉल्व कर लेगा। सो द ऑप्शन इज़ 1 विच इज़ कि हम उसके जो है इंट्रोड्यूस जो है कॉम्पिटिशन ऑफ प्रॉब्लम्स बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज़ नॉट रिलायबल मैथड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और एक्सप्रेशन क्या है, -4 डिवाइड बाई 2 इंटू -3 माइनस ऑफ 3 ब्रैकेट -3 इंटू -7 -8 डिवाइड बाई 4 -48 डिवाइडेड बाई -6 बाई -6। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, हमारा बोर्ड मास का जो है जो रूल है, बोर्ड मास रूल पहले क्या कहता है, ब्रैकेट्स देन ऑफ देन डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन देन सब्ट्रैक्शंस। तो हम पहले क्या करेंगे, हमारी जो कि ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे।
तो माइनस ए डिवाइड बाई बी, हमें पता है क्या होता है, माइनस ए बाई बी। तो ये क्या आ जाएगा, -4 डिवाइड बाई 2 डैट इज -2 इंटू -3 माइनस माइनस ऑफ 3। तो माइनस ए इंटू माइनस बी इज डायरेक्टली ए इंटू बी। तो क्या आ जाएगा, 21 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, माइनस ए डिवाइड बाई बी इज माइनस ए बाई बी। तो क्या आ जाएगा, -8। तो ये -2 इंटू -3 माइनस ऑफ -3, 21 माइनस 18 13, that is this is plus minus a into minus b is simple, 6 minus 3 9, a into minus b minus ab minus 32, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो क्या आ जाएगा ये हमारा 45 माइनस 32, पहले हमने ऐड कर लिया, देन आफ्टर सब्ट्रैक्ट। तो क्या आ जाएगा ये 13। तो क्या आ गई हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू, डैट इज़ 13। कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्या करनी है, हमारे बोर्ड मास के रूल्स लगाने हैं कि पहले ब्रैकेट करनी है, फिर ऑफ जाएंगे अगर डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अगर उसमें से कोई एक ऑपरेशन नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं और आप डायरेक्टली जो है नेक्स्ट जो है आप अपने ऑपरेशन की तरफ, जो भी उस एक्सप्रेशन में गिवन है उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है जी, अब चलिए अगला क्वेश्चन हमारा। The fractions 44 by 49, 33 by 38, 22 by 25 and 24 and 29 are written in descending order। are हमें कुछ fractions दिए हैं, तो कौन में से इसमें से जो हमारा सही ऑर्डर दिया हुआ है इनके डिसेंडिंग ऑर्डर का, तो देखते हैं इसमें हमारी कौन सी फ्रैक्शंस हैं ये। 44 by 39, then 33 by 38, then 22 by 25, then 24 by 29। तो बेसिकली क्या करेंगे, इनको हम क्या कर लेते हैं, डेसिमल्स में चेंज कर लेंगे, तो ईज़िली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी डेसिमल वैल्यूज़ लिखते हैं। तो ये मैंने इनको लिख दिया डेसिमल्स में, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये वाली हमारी फ्रैक्शन क्या है, सबसे बड़ी है। तो डिसेंडिंग में सबसे पहले क्या आएगी, सबसे बड़ी, फिर उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, उससे छोटी कौन सी है, ये वाली 22/25, फिर उससे छोटी हमारी ये वाली 33/38, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी आपकी लास्ट वन 24/29। तो ये हमने क्या कर दिया, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिएगा। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकंड ऑप्शन नाउ, कि सबसे पहले क्या आएगी हमारी 44/49, then 22/25, then 33/38, then 24/29। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर द इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए कौन सी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ट्रू नहीं है, या कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। डिवीजन इज़ कॉम्यूटेटिव, वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव। तो अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव, एसोसिएटिव हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, अगर हम एक मिनट, हाँ जी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारे पास अगर कोई 3 नंबर हैं उनको हम किसी भी ऑर्डर में हम जो है मल्टीप्लाई करें, इस तरह कर दें या फिर इस तरह कर दें, जो हमारा रिज़ल्ट है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि ए क्या है 5, बी है हमारा 2, सी है 3। तो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ, तो क्या आ गया ये 5 × 6 दैट इज़
30। अगर मैं पहले a इंटू बी करूँ 5 इंटू 2 फिर इंटू 3 करूँ तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 3, तो भी क्या है 30। तो डैट मीन्स किसी भी ऑर्डर में हम उनको मल्टीप्लाई करें हमारा जो रिजल्ट है हमेशा भी क्या होगा सेम। तो डैट इज मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारी एसोसिएटिव है। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, तो उसमें क्या होना चाहिए कॉम्पिटेटिव के अकॉर्डिंग ए माइनस बी भी किसके इक्वल होना चाहिए, बी माइनस ए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन कॉम्पिटेटिव नहीं है। तो अगर हम कोई इंटीजर्स लेते हैं जैसे ए क्या है 5 है, बी है 3, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 डैट इज़ 2, और b माइनस ए क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2, लेकिन दोनों क्या है इक्वल नहीं है। तो डैट मीन सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ इंटीजर्स ट्रू नहीं है। तो इट इज़ राइट कि सब्ट्रैक्शन क्या है कॉम्पिटेटिव नहीं है। 1 क्या है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स में। कोई भी इंटीजर है मेरे पास लाइक 5 है, अगर मैं उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे नंबर क्या मिल रहा है 1 इटसेल्फ। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ऐसा नंबर जिससे हमें इंटीजर जो है वापस वही इंटीजर मिल रहा है। तो ये 1 हमारा क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। वो क्या कह रहा है कि नेक्स्ट डिवीजन इज़ कॉम्पिटेटिव, कि डिवीजन भी हमारी क्या है कॉम्पिटेटिव है। कॉम्पिटेटिव क्या कहती है कि हमारे पास दो नंबर हैं अगर ए बी, तो ए डिवाइड बाय बी भी किसके इक्वल होना चाहिए, बी डिवाइड बाय ए। तो दो हम इंटीजर्स ले लेते हैं, ए इज़ 10 एंड बी इज़ 5, तो ए डिवाइड बाय बी क्या हो जाएगा 10/5 डैट इज़ 2, एंड बी डिवाइड बाय 5/10 डैट इज़ 1/2। लेकिन दोनों क्या है 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। डैट मीन्स डिवीजन के इंटीजर्स डिवीजन के केस में कॉम्पिटेटिव नहीं है। तो डैट, और ये क्या कह रहा है डिवीजन इज़ अ कॉम्पिटेटिव, तो डैट मीन्स दिस इज़ आर नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंटीजर्स। ठीक है जी, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कह रहा है, इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 द पावर 3 इंटू 3 द पावर 2 इंटू 5 द पावर 3 इंटू 7 द पावर 3, इसी तरह से y को उसने जो है प्राइम फैक्टर्स के जो है उनके पावर्स की टर्म्स में लिखा हुआ है। इस तरह से ही z इज़ इक्वल टू हमें दिया हुआ है। देन HCF ऑफ x y एंड z इज़, तो हमारा जो है हमें x y और z का जो है HCF है वो क्या होगा। ठीक है जी, हमें 3 एक्सप्रेशंस दी हैं, इनका क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। अगर हम बात करें HCF, तो HCF क्या होता है हमारा, डैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कुछ भी हमें दिया है उसमें जो सबसे बड़ा जो है कॉमन फैक्टर जो है सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ हमने अभी हम जो हमारा अभी एक्सप्रेशंस हैं वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 की टर्म्स में दिए हैं। तो अगर हम बात करें 2, तो इसमें 2 की सबसे बड़ी पावर कॉमन कौन सी है, इसमें 2 द पावर 3, इसमें 2 द पावर 2 है, 2 द पावर 4 है। तो बेसिकली क्या हो जाएगी हमारी 2 द पावर 2, क्योंकि यही कॉमन है, क्योंकि 2 द पावर 3 2 टाइम्स प्लस 1 है। ठीक है, तो हमने 2 द पावर 2 कॉमन ले ली। अब इसमें क्या कॉमन है 3 द पावर 2, इसी तरह से इसमें क्या कॉमन है 5 द पावर 2, इसी तरह से इसमें क्या कॉमन है 7 द पावर 3। ठीक है, तो अब हमारे अगर पावर सेम है तो बेसिस क्या हो जाते हैं, और अगर पावर सेम है और बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं a इंटू बी इंटू सी दी पावर जो भी आपको गिवन है दैट इज़ 2 इंटू 7 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 6 इंटू 5 30, तो डैट मीन्स 30 दी पावर 2 इंटू 7 दी पावर 3। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 30 दी पावर 2 इंटू 7 दी पावर 3। तो ये आ जाएगा ऑप्शन
4। बेसिकली हमने इसमें से जितनी कॉमन टर्म्स थी वो लिखनी, क्योंकि ये क्या होता है HCF क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट हमारा क्या है कॉमन फैक्टर है। तो 2 दी पावर सबसे छोटा तो सबसे कॉमन यही होगा। इसी तरह से हमने 3 की निकाली, 5 की निकाली और 7 की निकाली। फिर उनको हमने अपना लॉ एक्सपोनेंशियल्स का लॉ लगा के हमने ये जो थी टर्म्स हमारी इकट्ठी कर ली, क्योंकि अगर हमारी जो बेसिस हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर सेम है, तो वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और कॉमन की पावर जो भी उनकी कॉमन पावर है दैट इज़ टू द रेस टू द पावर ऑफ दैट टर्म। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If 52272 is equal to p the power 2 into q the power 3 into r the power 4, फिर p q r क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। अब बेसिकली कि उसने क्या कह रहे हैं कि p q r क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो डैट मीन्स इसने इसको क्या लिखी है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है। ठीक है, उसको नंबर के प्राइम फैक्टर्स के रेस्ट ऑफ पावर्स में लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसके क्या निकालेंगे, इस नंबर के हमारे जो है प्राइम फैक्टर्स। ठीक है जी, तो सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से शुरू होंगे हमारा 2, तो क्या आ गया ये, तो अभी तक जब तक 2 से डिविजिबल होगा तो हम इसको करेंगे। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं तो हम 3 पे चले जाएंगे। ठीक है जी, तो क्या आ गया 1, अब ये 3 पे डिविजिबल भी नहीं है, तो हम अपने नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। तो ये आ जाएगा अब हमें पता है 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, तो 11 का 1, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 दी पावर 4 इंटू 3 दी पावर 3 इंटू 11 दी पावर 2। तो ये क्या आगे हमने क्या कर दिया, इसको पी क्यू आर में के टर्म्स में जो है हमने इसको लिख दिया। तो अब देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अगर हम कंपेयर करें इसको इसके साथ, कि इस एक्सप्रेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, पी के आर की वैल्यू, तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, पी दी पावर 2 जो है वो किसके इक्वल है, दिस, अगर बेसिस सेम है तो उनकी जो अगर सॉरी पावर सेम है तो बेसिस भी क्या होंगे, इक्वल, तो पी किसके इक्वल आ गया 11 के, क्यू दी पावर 3 किसके इक्वल आ गई, तो इससे हम क्या निकालेंगे, क्यू की वैल्यू 3, क्योंकि अगर हमारे पावर सेम है तो बेसिस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आर दी पावर 4, तो आर इज़ इक्वल टू 4, तो बाय कंपैरिजन हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। वैल्यूज़ निकल आई, हमारे एक्सप्रेशन पुट कीजिए, 2p प्लस क्यू माइनस आर, तो 2 इंटू 11 प्लस 3 माइनस 4, तो आ गया 22 प्लस 3 माइनस 4, 25 माइनस 4 डैट इज़ 21, तो हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन 4 21। और वो क्या कह रहा है, इफ़ द 7 डिजिट नंबर 13 हमें यहाँ पे एक 7 डिजिट नंबर दिया हुआ है 134x58y, जो कि डिविजिबल है बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई, हमें 2x प्लस वाई की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब ये नंबर किससे डिवाइड है, 72। अब हमारे को प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी है, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो डैट इज़ इक्वल टू 2 को प्राइम नंबर्स, अब 72 किससे है 9/8, अगर वो किसी नंबर को डिवाइड कर रही हैं तो उनका इंडिविजुअल भी वो नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डैट मीन्स हमारा ये जो नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा।
तो अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे देखना है कोई नंबर 8 पे डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसके लास्ट 3 डिजिट्स के देख करते हैं वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब ये नंबर तो क्या है, हमें पता है कि 8 से डिविजिबल है, तो हम इसको देखती हूँ, तो 862। अब मुझे ये पता है कि ये नंबर मेरा क्या है, इससे प्रॉपर डिविजिबल होना चाहिए, तो मैं ऐसा कौन सा डिजिट यहाँ पे रखूँ कि मेरा नंबर पूरा डिवाइड हो जाए। हमें पता है 8 3 का क्या होता है 24, तो अगर यहाँ पे 4 होगा मेरा नंबर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, क्योंकि 1 होगा तो भी नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा, 2 होगा तो भी नहीं होगा, 3 होगा तो भी नहीं होगा, 4 पे ये क्या होगा, पूरा इसको डिवाइड कर देगा। तो डैट मीन्स मेरा y क्या आ गया इसमें, y इज़ इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट मुझे क्या देखना है कि मेरा नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब 9 से डिविजिबल के लिए हम क्या चेक करते हैं, अब ये मुझे पता लग गया ये क्या है मेरा 4, तो 1 3 4 x 5 8 9 को चेक करना है 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब 9 से डिविजिबल के लिए हम क्या चेक करते हैं कि हमारे जो सम ऑफ डिजिट्स है वो क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 + 3 + 4 + x + 5 + 8 + 4, तो ये क्या आ गया, 3 + 1 4 4 4 + 8 8 + 5 13 13 + 8 आपका हो गया 21 21 + 4 25 + x। अब इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें 1 ऐड करूँगी तो 26, 9 के टेबल पे नहीं आता। 2 ऐड करूँगी तो क्या बन जाएगा 27, 9 3 द 27, तो डैट मीन्स मेरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो x की जगह हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो क्या आ गई x2 आ गया और y क्या आ गया 4, तो उसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या आ गया 4 + 4 दैट इज़ 8। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि अगर मेरी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है तो मेरा नंबर डिविजिबल हो गया और उसकी वैल्यू मैंने x y की डाली और मेरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज़ 8। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, कि इनमें से कौन सा जो है हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है नहीं है। अब अगर हम बात करें हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट होता क्या है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है कि a² + b² वो किसके इक्वल है, सी स्क्वायर का मीन्स हमारे पास 3 नंबर हैं, तो वो हमारे जो पाइथागोरस की थ्योरम है वो क्या कर रहे हैं, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हम चेक करते हैं पाइथागोरस में क्या होता है, हमारी जो सबसे बड़ी क्या कहती है जो लॉन्गर साइड है डैट इज़ क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो सी हमने मान ली हमारी लॉन्गर साइड का जो स्क्वायर है वो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो क्या हो जाएगा, ये 8² + 15 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 17 के स्क्वायर को, तो ये आ गया 64 + 225। 17 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 289, तो ये आ गया आपका 9 289, दैट मीन्स इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चेक करते हैं 11 60 63, ये आ गया 11 का स्क्वायर 121 + 60 का स्क्वायर 360 इसके स्क्वायर निकालना है, इसको मैं 2 में डिवाइड कर लेती हूँ, 60 + 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3600 + 9 + 2 × 60 × 3 180, तो ये आ गया आपका 3609 + 360, तो ये आ गया आपका 9696, और ये आपका क्या है 3721, तो आपका ये जो है वो ट्रिपलेट नहीं है बिकॉज दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस। तो हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो ट्रिपलेट नहीं है, हमें पहले ही पता चल गया तो हमें अगले सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इज़ नॉट एन आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगला क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ अ सप्लीमेंट इज़ 4 टाइम्स द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज़। हमें मेजर निकालना है उस एंगल का फॉर विच द मेजर ऑफ इज सप्लीमेंट इज़, उसके एंगल के सप्लीमेंट का मेजर किसके इक्वल है 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं मान लेती हूँ मेरा कोई नंबर है, लेट नंबर बी x, तो वो क्या कह रहे हैं द मेजर ऑफ अ सप्लीमेंट, उसका आप सप्लीमेंट कैसे निकालते हैं हम,
180 माइनस एक्स के इक्वल होता है, ये सप्लीमेंट। तो जो इसका सप्लीमेंट है वो क्या है, 4 टाइम्स द मेजर ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, 4 टाइम्स इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 90 माइनस दैट एंगल, तो किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई, इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व। तो ये क्या आ गया, माइनस एक्स, इधर माइनस जाके प्लस, रीअरेंज कर लेंगे हम, हमारे क्या आ गया 360 इंटू 180, तो एक्स क्या आ गया मेरा 60। तो हमें क्या निकालना था, एंगल, तो हमारा एंगल क्या है 60। बस हमें जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बना लिया, हमारा एक्सप्रेशन बना लिया और उसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है जी। If the angles in degrees of a triangles are x, 3x plus 20 and 6x, the triangle must be, अगर कोई हमारे एंगल्स हैं उनकी डिग्रीज इस फॉर्म में दी हुई हैं तो हमारा ट्रायंगल कैसा होगा। अब हमें पता है द सम ऑफ एंगल इज, अब हमें सम ऑफ एंगल्स पता है क्या होता है हमारा 180, ट्रायंगल के एंगल्स का 180 डिग्री। ठीक है जी। अब हमें बताना है कैसा ट्रायंगल है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमारे एंगल्स क्या हैं। तो अब हमें पता है एंगल्स की, ट्रायंगल के एंगल्स की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एंगल्स किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। अगर कोई ये मेरा ट्रायंगल है, इनके एंगल्स का जो सम है, इनके एंगल्स ए बी सी है, तो वो क्या आना चाहिए 180 डिग्री। तो जो मेरे गिवन एंगल्स थे मैंने उसके सम को क्या कर दिया 180 डिग्री के इक्वल। तो ये आ गया मेरा 10x प्लस 20 इज इक्वल टू 180, 10x इज इक्वल टू आ गया 160, x क्या आ गया मेरा 60। तो इससे मैं बाकी एंगल्स निकाल लूँगी। x आ गया 16, 3x प्लस 20 आ गया 3 इंटू 16 प्लस 20, तो ये क्या आ गया आपका 48 प्लस 20 68 डिग्री। देन अगला है 6x, तो 6 इंटू 16 6 3 96 डिग्री। अगला क्या आ गया आपका 96। तो अगर आप देखिए अब ऑप्शन क्या दिया, इट इज़ एक्यूट एंगल, इट इज़ राइट ट्रायंगल, इट इज़ योर आइसोलेस ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट ट्रायंगल के लिए क्या होते हैं, सारे एंगल्स जो हैं आपके लेस देन 90, सारे लेस देन 90 नहीं है क्योंकि एक ठीक है ये भी लेस देन 90, ये भी, पर इट इज़ ग्रेटर देन 90, तो ये क्यूट नहीं है। राइट एंगल के लिए एक एंगल क्या होना चाहिए 90, कोई भी एंगल 90 नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ हम एंगल्स लिख लेते हैं, इनके क्या निकले 16 68 एंड 96। आइसोलेस मीन्स दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो वो भी नहीं है। एब्ट्यूज मीन्स एक एंगल आपका ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, तो वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई बिकॉज वन ऑफ द एंगल इज 96 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4, दैट इज दिस इज टाइप ऑफ एब्ट्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, हमें दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। एफ ठीक है जी। तो एंगल सी किसकी इक्वल है, एंगल एफ के। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है जी। इफ़ ए बी इज इक्वल टू, ये क्या है 2x माइनस 1 एंड डी इज इक्वल टू 5x माइनस 4, और ये क्या है माइनस 5x माइनस 4, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी। हमें दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, उसमें सी एंगल किसके है, एफ के इक्वल है। ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है। बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है। तो डैट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्करेंट है, ये क्या है साइड, एंगल एस के थ्रू हमारा
कंकरेंट हो गया डी एफ ई के इक्वल, दैट इज़ बाय SAS रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो अब हमें क्या निकालनी है, हमारे x की वैल्यू। तो कंकरेंसी से हमारी ए बी भी किसके इक्वल हो जाएगी, डी ई के। तो डैट मीन्स 2x माइनस 1 किसके इक्वल है, 5x माइनस 4 के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गया, -3x माइनस 4 प्लस 1, 3x इक्वल टू -3। तो x क्या आ गया आपका 1। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सिंपली हमने कंकरेंसी की कंडीशन लगा के हमने हमारे x की जो है वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड इज़ 10 सेंटीमीटर। हमें ट्राइंगल की एक जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है और अदर साइड उसकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है एंड इट्स पैरामीटर्स p सेंटीमीटर वेयर p इज़ एन इंटीजर, द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द p आर रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उस पैरामीटर क्या होता है हमारा 5 सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसके हमें 2 साइड्स दे रखी हैं, तो हमारी इक्वेशन के आगे दिस। अब हम वो क्या कह रहे हैं कि हमारे जो इसका पैरामीटर है वो p है, तो इसमें आपकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो p की जो है क्या होगी। तो अब इसमें हमने जो हमारी थर्ड साइड है उसको क्या मान लिया, c मान लिया। तो अब हमारा यहाँ पैरामीटर क्या है, 5 + 10 + c। अब हमारे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि a + b इज़ ग्रेटर देन c, डैट मीन्स सम ऑफ 2 साइड्स इज़ ग्रेटर देन जो है तीसरी साइड के होता है। तो अगर इससे हम 3 हमारी कंडीशन बन जाएंगी। तो अगर ट्राइंगल पॉसिबल कब होगा, जब 5 + 10 ग्रेटर देन c हो, या 5 + c ग्रेटर देन 10 हो, या फिर जो है आपका 10 + c इज़ ग्रेटर देन 5। जब ये तीनों चीज़ें हमारी सेटिस्फाई होंगी तो हमारा जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ ऑप्शंस देखती हूँ कि जो यहाँ इसने क्या कहा है कि लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू p की क्या हो सकती है। अगर मैं मानूँ मेरी जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 20 और 28 हो सकती है, तो डैट मीन्स अब यहाँ मेरी 2 साइड्स ऑफ सम क्या है 15 है। तो डैट मीन्स तीसरी मेरी साइड क्या होगी, 5 होगी। तो 5 + 10 ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। 5 + 5 ग्रेटर देन 10 है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो डैट मीन्स इस केस में मेरा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है 21 एंड 29 में लीस्ट अगर मान के चलूँ कि मेरा लीस्ट पैरामीटर की वैल्यू 21 है, तो डैट मीन्स मेरी अब 2 साइड्स का सम तो 15 है, तो थर्ड साइड क्या होगी 6। तो 5 + 10 ग्रेटर देन 6, ठीक है। 5 + 6 ग्रेटर देन 10, ठीक है। 10 + 6 ग्रेटर देन 5, ये ट्रू नहीं है। तो डैट मीन्स इस कंडीशंस के साथ भी हमारा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 22 एंड 27, अगर मेरा पैरामीटर 22 है तो मेरा सी क्या हो जाएगा 7। तो 5 + 10 ग्रेटर देन 7, ठीक है। 5 + 7 जो है ग्रेटर देन 10, तो वो भी ठीक है। 10 + 7 ग्रेटर देन 5, नॉट पॉसिबल, तो ये भी नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्या है 19। तो 19 मीन्स मेरी सी की वैल्यू क्या है 4। 5 + 10 15 ग्रेटर देन 4, ठीक है। 5 + 4 जो है आपका क्या आ जाएगा 5 + 4 9, डैट इज़ ग्रेटर देन 10 जो है ठीक नहीं है। 10 + 4 डैट इज़ ग्रेटर देन 5, ये भी ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज़ 5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड इज़ 10 सेंटीमीटर and its parameter is p centimeter where p is an integer, the least and the greatest possible value of p are respectively। हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसकी हमें एक साइड दे रखी है, लेट इट बी ए हमें दे रखा है हमारा 5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड लेट इट बी बी इज़ 10 सेंटीमीटर, और उसका जो पैरामीटर है उसको हम दे रखा है हमें p सेंटीमीटर। हमें थर्ड साइड है वो नहीं मालूम। द लीस्ट, और इसकी क्या जो है आपकी जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ हैं p की। अब हमें पता है p क्या होता है हमारा a + b + c, डैट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है।
अब हमें थर्ड साइड तो पता नहीं, तो हम कैसे बताएंगे कि हमारी लीस्ट क्या और ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू पी की क्या हो सकती है। अब हमारे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड। हमारी दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या होता है, ज़्यादा होता है। डैट मीन्स ए प्लस बी सी से बड़ा होगा, या फिर बी प्लस सी ए से बड़ा होगा, या फिर सी प्लस ए जो है वो बी से बड़ा होगा। डैट मीन्स 5 प्लस 10 ग्रेटर देन होगा सी से, या फिर 10 प्लस सी ग्रेटर देन होगा 5 से, या फिर सी प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब हमें क्या यूज़ करेंगे, हमारे जो हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, जो हमारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, उन्हीं कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके जो है हम निकालेंगे कि कहाँ पे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। जिस केस में हो जाएंगी डैट मीन्स वो ट्रायंगल हमारा पॉसिबल है। लेट अगर मैं पी लेती हूँ 20, मेरी दो साइड्स क्या हैं 5 और 10, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी 20 माइनस 15 डैट इज़ 5। तो हम इन पे टेस्ट करके देखते हैं। 5 प्लस 10 ग्रेटर देन सी, दैट मीन्स ग्रेटर देन 5, 15 ग्रेटर देन 5, ठीक है। 10 प्लस 5 आपका नेक्स्ट क्या है, 10 प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन 5, 15 ग्रेटर देन 5, ये भी ठीक है। देन सी क्या है आपका 5 प्लस 5 ग्रेटर देन 10, डैट इज़ रॉन्ग बिकॉज 10 इज़ इक्वल टू 10। तो डैट मीन्स ये जो आपका फर्स्ट केस है जब P20 है वो नहीं हो सकता। जब P21 है, सेकेंड ऑप्शन 21 एंड 29, तो सी क्या हो जाएगा हमारा 6। तो 5 प्लस 10 ग्रेटर देन 6, यस। देन 10 प्लस 6 ग्रेटर देन 5, ये भी ट्रू है। देन 6 प्लस 5 ग्रेटर देन 10, ये भी ट्रू है। तो डैट मीन्स ये पॉसिबल वैल्यू जो है हमारे ट्रायंगल जो इस केस में पॉसिबल हो सकता है, ये हमारी क्या हो सकती है, लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू हम ऑप्शन ले सकते हैं। पर हम अपने बाकी दो भी चेक करते हैं। अब अगर P21 के लिए पॉसिबल है तो ऑब्वियसली P22 के लिए भी पॉसिबल होगा, क्योंकि सी क्या हो जाएगा आपका 7। तो 5 प्लस 10 ग्रेटर देन 7, 5 प्लस 10 ग्रेटर देन 7 वो भी होगा। 10 प्लस 7 ग्रेटर देन 5 वो भी होगा। 7 प्लस 5, तो डैट मीन्स इस केस में भी पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है 20 के लिए, तो 19 के लिए भी नहीं हो सकता। तो डैट मीन्स ये तो हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन अगर हम देखें वो कह रहे हैं कि हमें द लीस्ट और ग्रेटेस्ट लेनी है, तो लीस्ट यहाँ पे आपकी लीस्ट दे रखी है उसने 21, और लेकिन हमारा 22 पे भी जो है 21 पे भी जो है हमारा ट्रायंगल जो है पॉसिबल हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2, डैट इज़ कि उसकी वैल्यू क्या होगी 21 और 29 जो उसकी हैं लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू होंगी। ठीक है जी, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, लेट x बी द मीडियन ऑफ द डेटा। हमारा जो x है हमारे डेटा का क्या है, मीडियन है। हमें एक डेटा दे रखा है। इफ़ 8 इज़ रिप्लेस्ड बाय 18 देन द मीडियन ऑफ द डेटा इज़ y। अगर मैं हमारे इसमें जो एक टर्म है 8 उसको 18 से रिप्लेस कर देते हैं तो मेरा मीडियन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो डैट मीन्स हमें क्या निकालनी पड़ेंगी, पहले x और y की जो है हमें वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। अब हमें क्या दे रखा है कि ये x और y हमारे क्या है, मीडियन है। तो पहले हमें अपने मीडियन की जो है गिवन डेटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब भी हमारे पास कोई डेटा गिवन होता है उसका अगर हमने मीन निकालना है या फिर मीडियन निकालना है या फिर मोड निकालना है, तो सबसे पहले हम उनको क्या करेंगे, ऑर्डर में लगाएंगे। डाटा की सॉर्टिंग करेंगे, आइदर असेंडिंग या फिर आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है आप डेटा को लगाओगे। तो पहले मैं इस डेटा को अपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा देती हूँ। 8, 9, देन 13, देन 13, देन 14, 14, 14, देन 15, 15, 14 आपका 4 टाइम्स है, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, बस इतनी ही है हमारे पास टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स देखिए कितनी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक बार हम चेक करें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब हमें क्या निकालना है, इसमें मीडियन निकालना है। मीडियन अब हमारे पास डिपेंड करता है हमारी नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। अगर आपका n जो है वो ऑड है
तो मीडियन कैसे निकलता है, n+1/2th जो टर्म है वो आपकी क्या होगी, मीडियन। लेकिन अगर n आपका इवन है तो जो n/2th टर्म है वो आपकी क्या होंगी, जो मीडियन है। तो हमारे यहाँ पे n क्या है, n क्या है 15 टर्म्स हैं, तो हम यूज़ करेंगे दिस फार्मूला। डैट मीन्स 15 + 1th बाई टर्म जो है वो हमारी क्या है, मीडियन। डैट मीन्स 8th टर्म हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी कौन सी टर्म है मीडियन, जो कि 14। ठीक है, डैट मीन्स x हमारा क्या है, 14 है। अगर मैंने 8 को 18 से रिप्लेस कर दिया, तो अगर मैंने 8 को 18 से रिप्लेस किया तो यहाँ से ये वैल्यू हट जाएगी और यहाँ आ जाएगी। तो हमारा मीडियन क्या है, y। तो अब हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो वही है 8 टर्म, तो हमारी 8th टर्म हमारी मीडियन है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमारी क्या आ जाएगी, मीडियन क्या आ जाएगा, 15। अब वो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ x एंड y। तो x + y क्या हो जाएगा, 14 + 15 दैट इज़ 29। तो हमारे x और y के सम की वैल्यू क्या आ गई, 29। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 वाइट बॉल्स, 2 ब्लू बॉल्स एंड 5 रेड बॉल्स। उसमें है 1 बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़ नॉट रेड। हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारी बॉल की रेड होने की प्रोबेबिलिटी जो है, जो कि हमारी जो बॉल है वो रेड नहीं है। तो डैट मीन्स अगर हमारी बॉल रेड नहीं है तो वो क्या है, वाइट है और ब्लू है। तो डैट मीन्स हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे कि बॉल हमारी वाइट है या फिर हमारी ब्लू है। तो क्या हो जाएगी हमारी, उनके अक्कर होने के चांसेस क्या है, 3 और 2 5, और टोटल बॉल्स कितनी है 10, तो क्या आ जाएगा 5/10। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे रेड बॉल ना होने की, डैट इज़ 5/2। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली जो आपका है थर्ड ऑप्शन डैट इज़ 1/2। इस पर आप अपनी परमिटेशन भी लगा के कर सकते हैं या फिर सीधा भी आप अपनी प्रोबेबिलिटी लगा के कि मैंने क्या निकाली प्रोबेबिलिटी रेड के ना होने की, या फिर आप इस पर रेड के होने की निकाल लेते हैं। तो वो क्या है 1/2। तो इसके ना होने की क्या होती है 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी, तो डैट इज़ 1 - p/10। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/2। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, हमने इस वीडियो में हमारे पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की और इसमें हमारे जो 2019 के मैथ्स के क्वेश्चंस और उनकी पेडागॉजी हमने डिस्कस की है। तो हम हमारी आगे वाली वीडियोस में हमारे और जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और इन टॉपिक्स में जो है इनके और भी मैं जो क्वेश्चंस हैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसी लगी और आप क्या क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए जो है क्वेश्चन लेके आऊँ, किस टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस करना चाहते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए और आपको मेरी वीडियोस का पता चलते रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।